नेशनल एकेडमी सर्वे जो टेस्ट है उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को मिला है। तो 1 से 25 तक के प्रश्नों का आंसर आप लोगों को मिल चुका है। 1 से 25 के बाद जो 26 से 50 के बीच में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के आंसर अब देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं 26वां प्रश्न से। तो 26वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है, तो M क्या है। तो इसमें पूछा है M क्या है, तो M जो है वो एल्यूमिनियम है, क्योंकि इनका जो परमाणु क्रमांक है वो 13 हो रहा है और 13 कौन से तत्व का है, एल्यूमिनियम का। तो इसका आंसर आएगा डी, एल्यूमिनियम आएगा। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु में उपस्थित परमाणु का अनुपात द्रव्यमान खाली स्थान के रूप में है। तो हमें यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान बताना है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है और उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो यहाँ पे 1 किस में है, देखो तो 1 यहाँ पे 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब सल्फर का देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16, लेकिन पूछा क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमेशा दोगुना होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, बाकी में सब में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर का क्या होगा, दोगुना कितना होता है, 16 का 32। तो यहाँ पे 32 किस में है, तो देखो 32 है, 1 और 32 हमें चाहिए, तो 1:32 किस में है, डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पीएच मान जो होता है ना, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसका पीएच मान होता है 6 होता है, और जब वो दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके पीएच मान घटने लगता है, मतलब अम्लीय होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाता है, तो ए इसका आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो, तो क्या नहीं होने के लिए होता है, तो अपचयन। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरा जाएगा तो वहाँ पे हवा चला जाएगा और हवा जाने के कारण वो जो पदार्थ जो अंदर में भरा हुआ है चिप्स, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अपचयन आएगा। आगे देखते हैं 30वां प्रश्न का आंसर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्लियर नहीं हूँ कि यही इसका आंसर होगा, फिर भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें पहला ए जो है वो आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो मैं क्लियर नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं प्रूफ के साथ नहीं बता पाऊँगा इसमें ए होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ए को ऑप्शन में लूँगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। फिर आते हैं 31वां में आते हैं, सब खेलों का राजा कौन है। तो हमें इसमें बताना है सभी खेलों का राजा कौन है। तो इसमें स जो है ना, गुल्ली डंडा लिखा है, वही इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं 32वां, लोक कथाओं के आधार पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं। तो गीतों को हम लोकगीत कहते हैं, तो इसका आंसर होगा द होगा। तारीफ के पुल बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है बड़ाई करना, स आएगा, ठीक है। अगर किसी को आप तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बड़ाई कर रहे हो। इसके बाद है, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये तो भारत में है और सबको पता होना चाहिए कि राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा खैरागढ़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना है अ लेना है। होली के अवसर पर कौन सा गीत गाए जाते हैं, तो इसको भी सबको पता होगा, फाग गीत। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, फाग गीत आएगा। पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला गीत सिर्फ राउत नाचा है, ठीक है। क्या लेना है आपको आंसर में, राउत, ठीक है। ललित कला का अर्थ होता है, तो ललित कला का जो अर्थ होता है वो चित्रकारी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा द, चित्रकला अर्थात चित्रकारी। उसके बाद 38वां प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित एक विशेषण है, तो कौन विशेषण है। तो विशेषण जो है वो कलात्मक है, ठीक है। कला अगर संज्ञा है तो कला के साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है वो कलात्मक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो द आएगा, कलात्मक। इसके बाद 39 को देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक की कहानी अकेली के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आएगा आएगा, श्री मन्नू भंडारी जी आएगा। निम्नलिखित में से युग्म शब्द कौन सा है, तो हमें युग्म शब्द बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा द, रुक रुक कर। युग्म शब्द के 4 प्रकार होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है समानार्थी, एक होता है विपरीत, एक होता है सार्थक निरर्थक, और
एक जो होता है वो पुनरुक्ति होता है। तो समानार्थी जैसे होता है, तो समानार्थी का मतलब क्या होता है? आना, आना और जाना। समझ में आ गया? आना और जाना समानार्थी हो गए। विपरीत होता है दिन और रात। और निरर्थक और सार्थक क्या होता है? खाना, खाना वाना। ठीक है, तो खाना तो शब्द जो है वो सार्थक है, लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं बन रहा है। अब एक होता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब बार बार आना, जैसे कि रुक रुक कर यहाँ पे आया है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? रुक रुक कर होगा। इसमें पुनरुक्ति जो है ना युग्म लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत में होती है। और भारत के जो अ, अ, चेरापूंजी है ना, चेरापूंजी, उसकी एक पहाड़ी है जिसे मासीराम पहाड़ी कहते हैं, तो वहाँ पे वर्षा होती है। तो यहाँ पे मासीराम कहाँ पे? दूसरा में है, तो इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के परिवर्तन की क्रिया नहीं है? तो जनसंख्या के परिवर्तन की यहाँ पे जो क्रिया नहीं है वो है जनसंख्या घनत्व। सिर्फ जनसंख्या घनत्व, उसके परिवर्तन की क्रिया नहीं है। इसके बाद देखो, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय 6 से 8 घंटे सप्ताह तक वृक्ष 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो ये होगा, दूसरा आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एकमात्र यही वन है जो जब शुष्क ग्रीष्म ऋतु आता है तो अपने पत्ते गिरा देता है। इसके बाद 44वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न में है, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। तो हमें इसमें बताना है वर्षा का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो मैं इस प्रश्न में क्लियर नहीं हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि वर्षा होने का कारण क्या होता है। वर्षा होने का कारण होता है निम्न दाब एरिया या लो प्रेशर एरिया या फिर हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया से जो हवाएं हैं वो निम्न जो प्रेशर एरिया है उसकी ओर जाता है। क्यों? क्योंकि निम्न प्रेशर एरिया की ओर जब धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है, गर्मी होता है, तो हवाएं हल्की होने लगती है, और हल्की होने के बाद वो ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने के साथ साथ वहाँ पे क्या हो जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थान को भरने के लिए समुद्र से हवाएं आती है, और वो जो हवाएं हैं उसे भरने के लिए बहुत तेज़ी से आते हैं। तो लो प्रेशर एरिया से निम्न प्रेशर एरिया की ओर आता है, तो अपने साथ पानी के कणों को भी ले आता है। तो पानी के कणों को लाता है तो वर्षा होने लगता है। तो वर्षा होने का मेन जो फैक्टर है वो यही मेन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बुक में नहीं बताया है कि वो स्थानीय पवने से हो रहा है, चक्रवात से हो रहा है, या ताप संवहन से हो रहा है। यहाँ पे उच्चावच लक्षण है वो तो नहीं होगा। ठीक है, आप सब जानते हो कि जून के समय जब जून आता है तो जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे चक्रवात बनने लगता है, और मुंबई और गुजरात के तटों में भारी वर्षा होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, पर आपके बुक में नहीं दिया है कहीं भी, इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, पर क्या होगा मुझे भी क्लियर नहीं है। और मैं यहाँ पे आंसर लूँगा तो ताप संवहन लूँगा। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की ओर लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवा आता है। तो ये कब होता है? ताप संवहन के कारण ही होता है, इसीलिए इसका आंसर ताप संवहन होने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन स्थानीय पवनों को भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जब उत्पन्न होता है तो वहाँ पे आसपास की हवाएं उसे कवर करने लगती है उस एरिया को भरने के लिए। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन अधिक चांस है इसका आंसर जो है वो ताप संवहन होने का। आगे देखते हैं 45वां। सूती, वस्त्र, रबड़, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? तो कृषि का है। सपोज है कि अगर पेड़ से प्राप्त हो रहा है तो पेड़ कृषि के अंदर आता है, तो कृषि होगा इसका। आगे देखते हैं 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह निराधार है? तो दबाव समूह में सिर्फ वे चुनाव लड़ने का प्रयास करते हो, ये लिखा है, यही बस निराधार है, क्योंकि कभी भी दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ता है, ये मेन फैक्टर है। इसके बाद 47वां देखो, पिछली शताब्दी में किस प्रकार की सरकारों का उदय हुआ है? इसका आंसर मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है या तो गलत लिखा है, इसीलिए इसका आंसर मैं क्लियर नहीं बता सकता। अलोकतांत्रिक सरकार भी था, प्रजातांत्रिक सरकार भी था, सैनिक शासन भी था, शुरुआत में तीनों हुआ था। तो इसका स्पष्ट जो है वो देखो, तीनों जब ऑप्शन आ रहा है और एक ऑप्शन नहीं हो रहा है धर्मतांत्रिक, तो इसका रियल आंसर क्या हो सकता है?
भाई नहीं आना है ना, ऐसा कुछ होना था, इसलिए इसका आंसर क्लियर नहीं कर सकता मैं, तो इसका आंसर आपको नहीं बता पाऊँगा। चलो आगे देखते हैं। भारतीय समाज में जातिगत पूर्वाग्रह पहले की अपेक्षा कम हो गई है, निम्न में से कौन सा कारण इससे संबंधित नहीं है? तो हमें ये बताना है कि इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैश्विक गतिशीलता आएगा। बाकी जो शहरीकरण, जाति आधारित राजनीति, औद्योगिकरण, ये सभी के सभी है। अगर गांव से कोई व्यक्ति जाता है तो शहरों में जाता है तो अपने जाति के लोगों के पास रहता है, औद्योगिक के क्षेत्र में भी जाता है तो अपने जाति के लोगों के पास रहता है। जाति वाला जब होता है वोट में खड़ा करता है तो अपने जाति के लोगों को पहले खड़ा करता है। इसीलिए ये तीनों कारण हो रहे हैं, तो सिर्फ एक कारण बचा है। जब आप करते हो ना गति, व्यवसाय जब करते हो तो आप ये नहीं कहते हो कि ये मेरी जाति का नहीं है, मैं इससे सामान नहीं खरीदूंगा। कहते हो क्या? नहीं कहते हो। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वैश्विक गतिशीलता आएगा। इसके बाद है, आगे देखते हैं 49, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका गया था तो यही जो मेन फैक्टर है, इसी के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, इसीलिए ये आएगा, रंग भेद जो है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ये 50वां प्रश्न फिर से वही दिया हुआ है, 44वां प्रश्न ही है, तो 44वां वाला ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे प्रश्नों का आंसर मिल गया।